पॉलिप्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिप्स का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए, पॉलिप्स का मतलब है आउटग्रोथ। कोई भी आउटग्रोथ हो सकती है। इट इज़ एन आउटग्रोथ जो कहाँ से हो, नेज़ल म्यूकोज़ा से हो। नेज़ल म्यूकोज़ा से एक आउटग्रोथ है, उसका नाम नेज़ल पॉलिप्स है, जो कि कौन सी है, न्यूप्लाज्मिक नहीं है, बट इट इज़ नॉन न्यूप्लाज्मिक आउटग्रोथ। नॉन न्यूप्लाज्मिक आउटग्रोथ फ्रॉम द नेज़ल म्यूकोज़ा इट्स कॉल्ड नेज़ल पॉलिप्स। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो किस्म की टाइप्स हैं। एक का नाम ऑन द बेस ऑफ साइनस, साइनस की बेस पे कि कौन कहाँ कहाँ पर लाइज करती हैं। एंड द बेस ऑफ साइनस, इसकी कितनी टाइप हैं? इसकी दो टाइप हैं। एक का नाम है बायलेटरल एथमाइडल साइनस और दूसरे का नाम है एंट्रोकोएनल पॉलिप्स। बायलेटरल एथमाइडल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये एडल्ट्स में ज़्यादा होता है। एंट्रोकोएनल आपको पता होना चाहिए कि ये चाइल्ड्स में, जितने भी चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे, उनमें ये ज़्यादा होता है। बायलेटरल एथमाइडल पॉलिप्स जो एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है किसकी, नेज़ल म्यूकोज़ा की, जो कहाँ पर होती है, एथमाइड बोन के साथ होती है या एथमाइडल साइनस में पाई जाती है। एथमाइडल साइनस में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पाई जाए उसका नाम एथमाइडल पॉलिप्स है। अगर दोनों साइड पे हो तो उसका नाम बायलेटरल एथमाइडल साइनस है। काजेज़ की अगर बात करें, काजेज़ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सी आता है। सी मतलब C3A3KY। सी से क्या आता है? सी से मतलब ये है कि किन कंडीशन में ज़्यादा होती है। अगर किसी पर्सन को क्रोनिक राइनाइटिस है, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस की कंडीशन है, मतलब उसमें राइनाइटिस और साथ साथ साइनोसाइटिस की कंडीशन दोनों है, एलर्जिक भी है और नॉन एलर्जिक भी है, उसमें ये बायलेटरल एथमाइडल साइनस हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी पर्सन में सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन अपीयर हो रही है नेज़ल म्यूकोज़ा में बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल म्यूकस की कंडीशन की वजह से, तो उसमें भी बायलेटरल एथमाइडल साइनस हो सकती है। तीसरी जो है उसका नाम है शर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम। अगर किसी पर्सन में शर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम की कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें मोस्टली फीवर होता है, एस्थमा आता है, एस्थमा के साथ साथ इसिनोफिलिया की कंडीशन अपीयर होती हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2, E3 अगर किसी पर्सन में एस्थमा है, कंटिन्यूस एस्थमा हो रहा है, तो उसमें ये एथमाइडल साइनस हो सकता है। सेकंड वन इज़ एस्पिरिन इंटॉलरेंस। अगर कोई पर्सन एस्प्रिन इंटॉलरेंस है, मतलब ये है कि एस्प्रिन लेने के बाद उसमें क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है। कहाँ पर? नेज़ल म्यूकोज़ा में, तो उनमें कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर एक ट्राइएड याद रखना है कि उसका नाम है सेम्टर्स-ट्राइएड। सेम्टर्स-ट्राइएड में क्या होता है? सेम्टर्स-ट्राइएड में पॉलिप्स आता है। नंबर 1 पॉलिप्स होता है, पॉलिप्स के साथ साथ पर्सन में एस्थमा होता है, एस्थमा में साथ साथ वो पर्सन भी एस्पिरिन इंटॉलरेंस होता है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस होता है। तो ये कंडीशन एस्थमा, एस्पिरिन इंटॉलरेंस, सेम्टर्स-ट्राइएड की कंडीशन में आपने याद रखना है कि उनमें क्या होता है, नेज़ल पॉलिप्स ज़्यादा, एथमाइडल पॉलिप्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन एस्पिरिन A2। तो नेक्स्ट वन इज़ एस्थमा, एस्पिरिन इंटॉलरेंस। एंड थर्ड वन जो है उसका नाम है एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस। अगर कोई फंजल साइनोसाइटिस हो रहा है, एलर्जी और फंजल साइनोसाइटिस की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स हो रहा है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा आती है। नेक्स्ट जो है वो के का नाम है कर्टिगनर सिंड्रोम। कर्टिगनर सिंड्रोम हमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था लंग्स की, तो उसमें कर्टिगनर सिंड्रोम में क्या होता है? कर्टिगनर सिंड्रोम में हमें पता है कि सीलिया की
सेलियरी डिस्काइनेसिस हो जाती है, सेलरी की मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। सेलरी डिस्काइनेसिस हो जाता है तो सेलरी मूवमेंट नहीं कर रहा, मिकोजा इफेक्टेड है, साइनोसाइटिस की कंडीशन है, तो उसमें ये कंडीशन आता है। लास्ट वन इज़ वाई, जिसे हम क्या कहते हैं, यंग्स सिंड्रोम। यंग सिंड्रोम में क्या होता है? यंग सिंड्रोम में आपको पता होना चाहिए कि यंग सिंड्रोम में साइनो पल्मोनरी डिजीज़ है। यंग सिंड्रोम जो पल्मोनरी डिजीज़ है और उसके साथ साथ पल्मोनरी इफेक्ट होता है और उसके साथ पॉलिप्स आता है, और एक और कंडीशन है जिसका नाम है एजोस्पर्मिया। इसमें एजोस्पर्मिया की कंडीशन भी अपीयर होती है। तो बाईलेटरल एथमाइडोसाइनस एडल्ट्स में होता है, इन्फ्लेमेड म्यूकोजा करता है। C3A3KY ये से काजेज़ हैं। क्रोनिक रेनोसिनेटिस अगर होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एब्नॉर्मल म्यूकस की वजह से, शर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम जिसे फीवर, एस्थमा और इसिनोफिली की कंडीशन आती है, उनमें होगा। एस्थमा, अगर कोई पर्सन में एस्थमा की कंडीशन है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस है, अगर एलर्जिक का रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और इसमें आपने सिम्पटम्स ट्राइएड को याद रखना है, जैसे पॉलिप्स, एस्थमा और एस्पिरिन इंटॉलरेंस होता है। फंजल एलर्जिक फंजल साइनोसाइटिस की कंडीशन है, तो उसमें भी हो सकता है। अगला जो है क्रेटिग्नर सिंड्रोम जिसमें सेलरी डिस्काइनेसिस होती थी, उसमें भी एथमाइडल साइनस की कंडीशन आ सकती है। यंग सिंड्रोम जिसमें साइनोपल्मोनरी कंडीशन डिजीज़ है और एजोस्पर्मिया की कंडीशन भी अपीयर हो सकती है। अब देखें, एथमाइडल साइनस में ये पाए जाते हैं, तो इसकी पैथोजेनेसिस अगर बात की जाए, तो पैथोजेनेसिस हमें पता है कि नेज़ल म्यूकोजा से होते हुए जो जितने भी टर्बिनेट्स हैं, मिडल टर्बिनेट्स जो है उससे होते हुए ये साइनस में जाएगा और वहाँ पर जाके इट विल काज एडीमा और एडीमा काज करेगा। ये पैथोजेनेसिस हुई। पैथोलॉजी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें पता है कि नेज़ल म्यूकोजा में इसकी क्या पैथोलॉजी है और इसके साथ साथ सब म्यूकोजा में से क्या पैथोलॉजी है। नेज़ल म्यूकोजा में क्या करता है? नेज़ल म्यूकोजा में ये मेटाप्लेजिया करता है, एथमाइडल साइनस। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है? मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि जो नेज़ल म्यूकोजा में सिलरी कोलमनर एपिथेलियम है, सिलरी कोलमनर एपिथेलियम को ये कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? सिलरी एपिथेलियम कन्वर्ट करता है स्क्वेमस एपिथेलियम में। सिलरी कोलमनर एपिथेलियम को स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या कास्ट कर देता है? ये नेज़ल म्यूकोजा कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा सब म्यूकोजा में इसकी पैथोलॉजी क्या है? सब म्यूकोजा में क्या कास्ट करता है? इट विल कास्ट इन द सब म्यूकोजा, वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रोवाइड कास्ट करता है, और जो दैट विल बी फिल्ड विद डिफरेंट डिस्चार्ज, डिफरेंट केमिकल्स और डिस्चार्ज से फिल हो जाते हैं। सब म्यूकोजा में इंटरसेलुलर स्पेसेस, नेज़ल म्यूकोजा मेटाप्लेजिया सिलरी कोलमनर एपिथेलियम को स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो है नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपको पता होना चाहिए कि एथमाइडल साइनस है, तो एथमाइडल साइनस में क्या होते हैं? नंबर 1 मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिप्स आते हैं। मल्टीपल पॉलिप्स हुए। नंबर 2 नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी पॉलिप्स की वजह से। नेज़ल क्या होगा? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन अपीयर हो जाएंगी। नेज़ल है एथमाइडल साइनस में हो रहा है, सेंस ऑफ स्मेल जो है, सेंस ऑफ स्मेल विल बिकम व्हाट? लॉस हो जाएगी सेंस ऑफ स्मेल। इसके साथ हेडेक की कंडीशन अपीयर हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, और स्नीजिंग के साथ नेज़ल डिस्चार्ज भी रेगुलर होगा। ये सिम्टम्स में आते हैं। और इसके साथ साथ एक जो पॉलिप्स का जो मास है उसकी प्रोट्रूजन हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स में मल्टीपल पॉलिप्स, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाएगी, हेडेक होगा, स्नीजिंग और नेज़ल डिस्चार्ज, और इसके साथ साथ मास प्रोट्रूजन भी होगी। इसके बाद अगला जो है वो हम साइन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से साइंस आपको पता चलेंगे। अपॉन अगर एंटीरियर रिनोस्कोपी को कोई पर्सन कर रहा है, उस एंटीरियर रिनोस्कोपी के ज़रिए से वो देखेगा, तो यहाँ पर एंटीरियर रिनोस्कोपी में एक पेल, ये याद रखते रहे कि जो पॉलिप्स होता है वो पेल नज़र आता है, पेल, स्मूथ, ग्रेप्स लाइक, पेल स्मूथ ग्रेप लाइक मास अपीयर होगा, जो मूवमेंट करेगा, जो क्या होगा? मूवेबल होगा, एंड मूवमेंट के साथ साथ सॉफ्ट होगा, और अगर उसे टच करें एंड दैट अपॉन टचिंग इट विल नॉट ब्लीड।
डू नॉट ब्लीड, वो ब्लीडिंग उसकी क्या होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर पेल स्मूथ ग्रेप्स लाइक मास मोएबल होगा, सॉफ्ट होगा, अपॉन टचिंग वो क्या होगा, मूवमेंट उसकी नहीं होगी। डायग्नोसिस में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, और सीटी स्कैन के थ्रू हम देख सकते हैं पैरानेजल साइनस में कि यहाँ पर पॉलिप्स मौजूद है या नहीं है। तो इसके बाद अगला जो साइट ऑफ ऑरिजिन मैं बता चुका हूँ, साइट ऑफ ऑरिजिन नेजल म्यूकोसा मिडिल टर्बिनेट्स और से होते हुए एथमाइडल साइनस से पहुँच जाता है, और वहाँ पर ये क्या काज कर सकता है, वहाँ पर एडिमा वगैरह काज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट दो किस्म की ट्रीटमेंट होती है। पहली ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जितने भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो उस सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए हम एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक, इसके अलावा स्टीरॉइड्स वगैरह हम दे सकते हैं। तो वो तो नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इसके बाद अगली जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपको नंबर फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिप्स है, इस पॉलिप्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है एक टेक्निक के ज़रिए, उसका नाम है पॉलीपेक्टोमी। नंबर 1 पॉलीपेक्टोमी की जाती है, पॉलिप्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। नंबर 2 दूसरा जो है, इसके अलावा दूसरी जो टेक्निक है उसका नाम है इंट्रानेजल एथमाइडेक्टोमी। इंट्रानेजल एथमाइडेक्टोमी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मल्टीपल पॉलिप्स हैं, मल्टीपल और सिसाइल पॉलिप्स हैं, इनसाइड द नोज एथमाइड्स में जाके, एथमाइड साइनस में जाकर उनकी क्या की जाती है, एथमाइडेक्टोमी की जाती है। अगर ये भी हो गया पॉलीपेक्टोमी भी, तो उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है उसका नाम है एक्स्ट्रा नेजल एथमाइडेक्टोमी। एक्सटर्नेजल में क्या किया जाता है, एक्सटर्नेजल में यहाँ पर नाम से ही जाहिर है एक्सटर्नल इंसिजन की जाती है। एक्सटर्नल इंसिजन कहाँ पर की जाती है, एक्सटर्नल इंसिजन ये आई है, और आई की मीडियल कैंथस ऑफ द आई, वहाँ से इंसिजन की जाती है। एथमाइड साइनस से जो पॉलिप्स निकला है उस पॉलिप्स को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज एक्स्ट्रा नेजल एथमाइडेक्टोमी। एक्स्ट्रा नेजल के बाद थर्ड वन के सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वन जो है उसका नाम है ट्रांसएंट्रल एथमाइडेक्टोमी। ट्रांसएंट्रल नाम से ही जाहिर है कि ट्रांस मीन्स अक्रॉस, एंट्रल मीन्स एंट्रम। तो ये अक्रॉस मैक्सिलरी साइनस है, एथमाइड साइनस है, इसके ट्रांस होते हुए मैक्सिलरी साइनस के होते हुए तो यहाँ से इंसिजन कर दी जाती है, और वहाँ पर जो पॉलिप्स है एंड दैट पॉलिप्स विल बी रिमूव्ड। उस पॉलिप्स को क्या किया जाता है, उस पॉलिप्स को ट्रांसएंट्रल एथमाइडेक्टोमी की जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस, सर्जरी के ज़रिए से भी रिमूव किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एथमाइडल साइनस की ट्रीटमेंट क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी और साइट ऑफ ऑरिजिन और सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। तो ये मोस्टली एडल्ट्स में होता है, और दूसरा एंट्रोकोइनल जो है वो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। तो अगले जो है वो हम एंट्रोकोइनल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।